जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो देखिए, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से और आगे की क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अप्रोक्स 30 तक आज हम अपने क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है हमारा, इसमें कह रहा है कि टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ऑफ द सेम साइज and are subjected to same tensile force. If the bars have unit elongation in the ratio of 4 is to 5, then the ratio of modulus of elasticity of the material. देखिए, हमारे पास कह रहा है कि दो हमारे पास बार हैं और उन दो बार्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की हैं। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की हैं दोनों, और सेम साइज़ की हैं और सेम टेंसाइल फोर्स हमने उन पे लगाया है। तो उनमें जो एलोंगेशन हो रहा है, पहले में जो एलोंगेशन हुआ, दूसरी में जो एलोंगेशन हुआ, एलोंगेशन मतलब उनमें जो चेंज हो रहा है लेंथ में, वो कितना है? 4:7 का है। कितना है? 4:7 का है। तो हमको रेशियो बताना है कि उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखी हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एलोंगेशन बताया था। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में मैंने आप लोगों को समझाया था। एक हमने देखा था एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। जब सेल्फ वेट की वजह से किसी भी मेंबर में एलोंगेशन होता है तो वो कितना होता है? डेल एल इजिकल टू WL/2AE। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। फिर मैंने आप लोग को बताया था एलोंगेशन इन कोनिकल बार। जो हमारी कोनिकल बार होती है, कोनिकल बार किस तरीके की बताई थी? अगर मान लो ये हमारे पास इसका एक एंड फिक्स है और इस तरीके की अगर बार है, तो इस कोनिकल बार में ड्यू टू सेल्फ वेट, इस सेल्फ वेट की वजह से इस बॉडी में कितना एलोंगेशन होगा, तो वो हमने देखा था डेल एल इजिकल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 6E। ये हमने देखा था। और जहाँ पे गामा क्या था, तो वो हमारे पास यूनिट वेट था मटेरियल का, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल हमने यूज करा उसका यूनिट वेट कितना होगा। लेकिन अभी ये हमने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि अगर कोई बॉडी है और हमारे पास ये एक हमने मेंबर लिया है और उस पर हमने पी लोड लगाया है, तो इस पी लोड की वजह से इस मेंबर में कितना एलोंगेशन होगा। तो एलोंगेशन ड्यू टू लोड पी, तो वो हमारे पास होता है डेल एल इजिकल टू PL/AE। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो जो हमारा एलोंगेशन है डेल एल, वो ई के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि हमसे उसने यही तो पूछा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। तो हमने देखा एलोंगेशन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कैसा रिलेशन है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपना कि डेल L1/डेल L2 इजिकल टू होगा E2/E1। तो यहाँ से हमारे पास डेल L1/डेल L2 की वैल्यू गिवन है 4:7, यानी कि 4/7। तो हमारे पास कितना आया? E2/E1 इजिकल टू आया 4/7। तो हमको निकालना E1/E2, क्योंकि दोनों मटेरियल का यंग मॉडुलस का रेशियो बताना है। तो कितना हो जाएगा? 4/7। तो सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 4:7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। कितना? सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा ए में मैच कर रहा है 7:4। कितना हो जाएगा? 7:4 होना चाहिए ना। वो कितना आया हमारे पास? सॉरी, ये मैंने इसको गलत लिख दिया है, या मैं इसको सही कर देता हूँ। ये हमारे पास होगा 7:4। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 7:4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है कि अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ वॉल्यूम बी। एक प्रिज्मेटिक बार है। अब प्रिज्मेटिक बार कौन सी होती है? जिसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो। ठीक है, कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं उसकी ब्रेथ बढ़ रही है तो कहीं उसकी डेप्थ बढ़ रही घट रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका वॉल्यूम कितना है? बी है, सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स। उस पर कोई टेंसाइल फोर्स लग रहा है इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इफ़ पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज़ न्यू। न्यू हमने क्या लिया? उसका पॉइजन्स रेशियो लिया है। एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ई, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने क्या लिया हुआ? ई। देन द फाइनल वॉल्यूम, हमको बताना फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से समझो। अगर ये हमारे पास सपोज उसने क्रॉस सेक्शन कुछ भी नहीं बोला हमसे, तो हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन हमने उसका कंसिडर कर लिया। तो इस रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन में हमने देखा कि जो बार थी हमारी, उसकी लेंथ कितनी थी? एल थी, जो प्रिज्मेटिक बार। उसकी ब्रेथ कितनी थी? बी थी। और उसकी डेप्थ कितना लिया हमने? एच लिया। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, लेंथ बी है, एल है, ब्रेथ बी है, और डेप्थ कितनी? एच है। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हो जाएगा। और जब हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे,
जब हम इस पे क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज होगी यानी कि लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज होगा, और जब लेंथ में चेंज होगा तो ब्रेथ और डेप्थ में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे अगर सपोज ये हमारे पास कोई बार थी, अब मैं इसको अगर खींचूंगा तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, तो लेंथ बढ़ने के साथ अगर देखोगे तो इसकी डेप्थ क्या है, कम हो जाएगी। देखो लेंथ तो बढ़ गई लेकिन डेप्थ क्या है, कुछ ना कुछ कम होगी। तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, डेप्थ में भी कुछ ना कुछ कमी आती है। तो वैसे ही हमने अगर देखें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ई गिवन है, तो वो हो जाएगा डेल एल अपॉन एल। जितना चेंज इन लेंथ हुआ अपन ओरिजिनल लेंथ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमने उस पर टेंसाइल फोर्स लगा दिया, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, तो न्यू डायमेंशन क्या होंगी। तो न्यू डायमेंशन आप लोग को अच्छे से समझनी है। तो देखो न्यू डायमेंशन क्या हो जाएगी, जब हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो लेंथ हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, तो पहली लेंथ एल है, और जो लेंथ में चेंज होगा, जो लेंथ में कुछ चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा। तो हमारी न्यू लेंथ हो गई एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस के डेल एल। अब डेल एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू पता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल एल की वैल्यू आ गई ई एल। तो डेल एल के प्लेस पे पुट कर दिया ई एल। अब इन दोनों में से क्या बाहर आई गया, एल बाहर आई गया, तो वन प्लस के ई, ये आ गई हमारी न्यू लेंथ। ठीक है, अब इसी तरीके से निकालेंगे न्यू ब्रेथ। तो न्यू ब्रेथ अगर हम निकालेंगे तो ब्रेथ क्या होगी हमारे पास, तो बी डैश हमने मान लिया, तो बी प्लस के डेल बी, जितना हमारा चेंज होगा ब्रेथ में वो हमारे पास क्या होगा, डेल बी। तो ब्रेथ में कितना चेंज होगा, तो हमको पॉइजन्स रेशियो मालूम है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये चीज़ हमको मालूम है। तो लेटरल स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेथ में क्या चेंज होगा, तो डेल बी मान लो चेंज हुआ, और ओरिजिनल कितना था बी, और लेंथ में कितना चेंज होगा, डेल एल अपॉन एल। तो डेल एल अपॉन एल क्या होता है, ई, तो इसके प्लेस पे हमने पुट कर दिया ई, इसके प्लेस पे क्या आई है ई, और डेल बी ओवर कितना आई है, बी आई है हमारे पास। और हमको मालूम है पॉइजन्स रेशियो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, डेल बी की। इस डेल बी की वैल्यू हमने निकाली, तो ये वैल्यू हमारे पास आई। तो इस डेल बी की वैल्यू को उठा करके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आई गया हमारे पास। दोनों में से बी हमने कॉमन ले लिया, तो नई ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई बी वन माइनस के म्यू ई, ये हमारे पास न्यू ब्रेथ आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमने इसी तरीके से निकाला हाइट में, न्यू हाइट हमने निकाली उसकी। तो न्यू हाइट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यू हाइट हो जाएगा एच प्लस के डेल्टा एच, कितना हो जाएगा, एच प्लस के डेल्टा एच हमारे पास हो जाएगा कि कितनी उसकी हाइट में चेंज हुआ। तो हाइट में चेंज कैसे निकालेंगे, वही पॉइजन्स रेशियो, हाइट में लेटरल डायमेंशन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। अब इसकी वैल्यू तो ई हो गई, तो यहाँ से ई आई है, मतलब सिमिलरली जैसे हमने इसको सोल्व किया था वैसे ही हमने इसको सोल्व कर लिया, और डेल एच की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रखा, और एच दोनों में से हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गई हमारे पास न्यू डायमेंशन। अब हमको क्या बताना था, उसका नया वॉल्यूम बताना था। तो नया वॉल्यूम हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो न्यू वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि नई वाली डायमेंशन ही अब लेंगे। तो लेंथ की वैल्यू रख दी, न्यू ब्रेथ की वैल्यू रख दी, और न्यू हाइट की वैल्यू रख दी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों तो आगे हमारे, ये दोनों सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और वन प्लस के ई हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, जो हमने पुराना वॉल्यूम माना था वो कितना माना था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माना था। तो लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वॉल्यूम पुट कर दिया। तो न्यू वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, वी वन प्लस के ई वन माइनस के म्यू ई का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आप लोग को कंप्लीट सोल्व करके दिखाया है किस तरीके से ये हमारा आया है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियो को, और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे मोटिवेट करें। थोड़ा आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर वर्क करूं। तो इसलिए प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि इफ़ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कार्बन इज़ हीटेड देन कॉपर बार विल बी अंडर। हमको बताना है कॉपर बार पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, कंप्रेशन लगेगा, शियर लगेगा, या टॉर्जन लगेगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कंपोजिट बार क्या होता है। तो कंपोजिट बार क्या होता है, एक बार है और वो बार दो मटेरियल से मिलकर के बनी हुई, तो इस तरीके की जब कंडीशन होती है तो उसको कंपोजिट बार बोलते हैं। तो हमारी कंपोजिट बार है, एक तरफ वो स्टील से मिलकर के बनी हुई है, और एक तरफ वो किससे मिलकर के बनी हुई है, कॉपर से मिलकर के बनी हुई है। तो स्टील और कॉपर से मिलकर के ये बनी हुई है। अब हमें इससे पहले एक चीज़ अपन समझना पड़ेगा, थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर चेंज के। देखो ये ब्लू कलर वाला जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इतना समझ जाओ बस आप।
तो थर्मल स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर चेंज के। अब थर्मल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, यही तो हमारे पास स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से हम जब चेंज इन लेंथ अपना निकालेंगे तो ये लेंथ इधर कहाँ पर है, डिवाइड में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। और साथ ही प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन ले लेंगे और एल्फा आ जाएगा हमारे पास थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। तो एल्फा जो है वो क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल है। ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल है, ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है और ये हमारा टेम्परेचर में चेंज है। तो इस इक्वेशन से हमको एक चीज़ क्लियर होगी, जो हमारी चेंज इन लेंथ है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थर्मल कोफिशिएंट के। मतलब जिसका थर्मल कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही उसकी लेंथ में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा, है कि नहीं। जिसका थर्मल कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उसकी लेंथ में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। थोड़ा सा ही जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है तो उसके टेम्परेचर में क्या हो, उसकी लेंथ में उतना ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें कॉपर दिया हुआ है और स्टील दिया हुआ है। तो कॉपर और स्टील में अगर हम बात करें सर तो हमारा थर्मल कोफिशिएंट जो होता है वो कॉपर का ज़्यादा होता है, किससे, स्टील से। थर्मल कोफिशिएंट किसका ज़्यादा होता है, कॉपर का ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, स्टील से। अब इसको याद कैसे रखें सर, तो याद करने की ट्रिक देख लो, थर्मल कोफिशिएंट ABCS, ABCS। तो ए जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है, बी ब्रास होता है, सी कॉपर होता है, एस स्टील होता है। तो इसमें देख लो कौन सबसे ज़्यादा किसका, हो एल्यूमिनियम का, फिर उसके बाद ब्रास का, फिर उसके बाद कॉपर का, फिर स्टील का। तो देखो कॉपर और स्टील में किसका ज़्यादा है, कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है। अब इसका हमें यूज कहाँ पे करना है, तो देखो इसका यूज हम इस तरीके से करेंगे कि हमने दो बार लिए हैं, एक मटेरियल ए एक मटेरियल बी है, तो ऊपर स्टील लिया, नीचे हमने क्या लिया, कॉपर। तो जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो एल्फ़ा जो है कॉपर का ज़्यादा है तो इसकी लेंथ में ज़्यादा चेंज होगा, इसकी लेंथ में क्या होगा, ज़्यादा चेंज होगा। तो देखो कॉपर की लेंथ जो है वो यहाँ तक बढ़ करके आ गई। और स्टील का थर्मल कोफिशिएंट कम है तो उसकी लेंथ कम बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे कॉपर की लेंथ ज़्यादा बढ़ गई और स्टील की लेंथ क्या होगी, कम होगी, कम बढ़ी है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में होगा क्या, जब कॉपर जो है वो ज़्यादा आगे जा रहा है, कॉपर जो है वो ज़्यादा आगे जा रहा है तो इस स्टील को भी अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा क्योंकि एक दूसरे से अटैच हैं। तो ये स्टील को बोलेगा चल मेरे साथ चल, आगे चल। ठीक है, क्योंकि मैं तेज़ जा रही हूँ तो वो उसको भी, कॉपर को भी, स्टील को भी साथ लेके जाने की कोशिश करेगा, ये जो कॉपर होगा। लेकिन स्टील का थर्मल कोफिशिएंट कम है तो स्टील इसको, कॉपर को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, इसको पीछे रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि इसका थर्मल कोफिशिएंट कम है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो है कॉपर जो है स्टील को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टील जो है वो कॉपर को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉपर जो फील करेगा, कॉपर पे जो एक्सपीरियंस होगा वो कैसा होगा, कंप्रेशन होगा, कॉपर कंप्रेशन फील करेगा। और स्टील कैसा फील करेगा, टेंशन फील करेगा क्योंकि स्टील को वो आगे खींच रहा है कॉपर और कॉपर को पीछे खींच रहा है स्टील, है कि नहीं। तो ये आप लोग का क्या है, स्टील जो है वो पीछे खींच रहा है कॉपर को। तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि जो हमारा कॉपर होगा वो फील करेगा कंप्रेशन को और जो स्टील है वो फील करेगा टेंशन को। तो हमसे यहाँ पे कॉपर को ही पूछा था कि ये बताओ कॉपर पे जो है क्या लगेगा, तो कॉपर पे क्या लगेगा, कंप्रेशन लगेगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए कुछ थर्मल कोफिशिएंट भी दिए हैं मैंने, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है, नीचे लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। वहाँ पे मैं और भी मटेरियल डालता रहता हूँ स्टडी रिलेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यार ये चीज़ समझो आप, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 25 तक ये स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है। अब मैं आपके बीच में कॉन्सेप्ट बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूँ। जब मैं स्टील स्ट्रक्चर कराऊंगा तो ये क्वेश्चन जो हैं, जो 11 क्वेश्चन है, इन 11 क्वेश्चन को मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा कि ये सोम के क्वेश्चन है, ये स्टील के क्वेश्चन है जो सोम में दिए हुए थे, तो वो अलग से मैं आप लोग करा दूंगा जब स्टील स्ट्रक्चर कराऊंगा। तो अभी कॉन्सेप्ट ना बिगाड़ने की वजह से मैं इनको क्या आप लोगों को बाद में कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख लीजिए 2 सेकंड में। तैयारी जीत की बैच के नाम से हमारा एक बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर 2022 का। ये हमारा वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन है जिसका लिंक जो है आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिल जाएगा इन सभी सब्जेक्ट का, ये आप देख सकते हो, जिसमें 8 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फरवरी में 3 सब्जेक्ट हम और कंप्लीट कर लेंगे अपने, आरसीसी है, स्ट्रक्चर और स्टील है, और सोम अभी हमारा चल ही रहा है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो जाएगा फरवरी में। इसके बाद मार्च में हमको कंप्लीट करना अपना एनवायरनमेंट और सॉइल मैकेनिक्स। तो ये हमारा लगभग मार्च में जो है कंप्लीट कोर्स हमारा हो जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो कितना है, केवल 399 रुपीज़ है। और यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट स्टूडेंट चॉइस अवार्ड, ये सब आप लोग के यार प्यार की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। हमारे चैनल वीआईपी सिविल गुरु को ये आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से ये अवार्ड मिला है, जिसमें स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये हमारा कोर्स है
गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, फॉर रिसीविंग द मोस्ट नंबर ऑफ वेरीफाइड स्टूडेंट टेस्टिमोनियल इन जनवरी 2022। तो जनवरी में 2022 जनवरी में जो है सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कोर्स जो है हमारा वो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन है। और ये हमें आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हमें ये स्टूडेंट चॉइस अवार्ड मिला, यानी कि स्टूडेंट की सबसे पहली पसंद और सबसे ज़्यादा पसंद जो रही है वो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन रहा है। देखिए क्वेश्चन तो है ही, लेकिन जितना एरिया मैं कवर करता हूँ क्वेश्चन के चारों तरफ का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वजह से ही आप लोग की प्यार और आप लोग के सपोर्ट की वजह से हो पाया है। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ पे जा करके उसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना वही क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 25 तो उसके थे ना हमारे स्टील के। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे। तो व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू, हमको ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस बतानी है। तो देखिए अगर आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि वो चैप्टर आप पढ़िए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का क्या एप्लीकेशन है ये मैंने आप लोग को अपनी पूरी जान लगा करके एक लेक्चर बनाया है, लगभग 20 या 25 मिनट्स का है। तो वो आप जा करके देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उसमें आप लोग को कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, वो काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोग को बता रखा है। तो हम यहाँ पे बात करें ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस की। तो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है हमारे पास वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम टाउ मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अप्लाइड शियर स्ट्रेस को हम सिग्मा एक्स से लिखते हैं और सिग्मा वाई से लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और हमारे लिए 2D स्ट्रेस सिस्टम ही मोर देन सफिशिएंट है अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो देखिए हमको मालूम है कि जो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2/2, ये हमारे पास होती है। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो एक्सियल टेंसाइल लोड है, क्या है, एक्सियल टेंसाइल लोड है मेंबर पर, एक मेंबर है उस पर एक्सियल टेंसाइल लोड हमारा लग रहा है। तो अगर एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है इसका मतलब यूनी एक्सियल लोडिंग है हमारा, और उसमें कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं कहा गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप समझिए, अगर कोई भी बॉडी है हमारी, इस पे हमारा सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है, और सिग्मा एक्स जो है वो ग्रेटर देन है सिग्मा वाई से, और कोई भी शियर स्ट्रेस हमारा नहीं लग रहा है, यानी कि टो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 0, कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है। तो इस केस में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा 1 की वो सिग्मा एक्स हो जाएगी, और जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है वो सिग्मा वाई हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये तभी है जब कोई भी शियर स्ट्रेस ना लग रही हो हमारी। ठीक है, अगर मान लो कि यहीं पे ऐसा होता किसी के दिमाग में आई, सर आपने हमें ये बताया, अगर मान लीजिए कि हमारा सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स है, अगर सिग्मा वाई ज़्यादा होता सिग्मा एक्स से, तो मैंने कहा फिर प्रिंसिपल हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वाई हो जाता, और जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है हमारी वो हमारे पास माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एक्स हो जाता था। तब इस तरीके से, यानी कि जो ज़्यादा होगी इनमें से वो हमारे पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जब कोई शियर स्ट्रेस ही नहीं है, तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं है और यूनी एक्सल लोडिंग है, तो सिग्मा 2 की वैल्यू तो 0 होगी। तो ये 0 होगी तो टो मैक्स कितना आएगा, सिग्मा 1/2। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी हो जाएंगी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस के। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, एट अ पॉइंट इन स्ट्रेन बॉडी कैरिंग 2 अनइक्वल अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस P1 एंड P2, और बोला गया है कि P1 जो है वो P2 से ज़्यादा है, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तब हमको बताना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो देखो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप देखो तो उसने बोला है कि 2 अनइक्वल स्ट्रेसेज है, यानी कि P1 P2 के इक्वल नहीं है, लेकिन उसने बोला कि अनलाइक है। अनलाइक का मतलब अगर एक P1 टेंसाइल है तो P2 कैसा है, कंप्रेसिव है, तभी तो ये अनलाइक हुआ। तो हमसे उसने कहा है कि हमको ये बताओ कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कितनी होंगी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होंगी, P1 माइनस P2, अगर आप ऐसे समझो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होंगी, सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2/2, यही तो होगी। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी दी है, P1 माइनस के सिग्मा 2 जो होता था यहाँ पे हमारा वो होता था टेंसाइल नेचर का,
लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि अनलाइक है, तो कंप्रेसिव में अगर हम उसे ले लें तो माइनस के P2 हो जाएगा अपॉन 2, तो P1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो P1 प्लस के P1 अपॉन 2। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जबकि गुप्ता एंड गुप्ता में इसका सही आंसर जो दिया हुआ वो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। तो ध्यान से देखना, अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसिस की बात कर रहा है, वो 2 अनइक्वल है, यानी कि P1 जो है वो नॉट इक्वल है P2 के, और यहाँ पे बोला भी गया है कि P1 जो है वो ग्रेटर देन है P2 से। तो बस हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया अपना। देखो यहाँ पे मैंने यही चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश करी है कि एक सिग्मा एक्स है और एक कितना सिग्मा वाई है। तो इस चीज़ को आप समझो यार, इस चीज़ को आप समझो। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रही है, इस स्ट्रेस एलिमेंट पे कोई भी हमारी शियर स्ट्रेस नहीं लग रही है, केवल और केवल डायरेक्ट स्ट्रेसेस लग रही हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ये हमारी कंप्रेसिव है, ये हमारी टेंसाइल है और ये हमारी कंप्रेसिव है। तो जब हम इसके लिए मोर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का मोर सर्किल आएगा। तो आप लोग को मोर सर्किल मैंने आप लोग को काफ़ी अच्छे से सिखा रखा है, और एक एक स्टूडेंट को आ गया है हमारी क्लास में, तो ये आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा एक्स और ये कितना है सिग्मा वाई। तो इसके लिए हमारी जो रेडियस होगी वो हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताएगी, बताएगी कि नहीं। तो ये प्लस का है माइनस का, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब इस बॉडी पे हमारा कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा था, तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स के इक्वल है, और जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो माइनस सिग्मा वाई के इक्वल है इस केस में, है कि नहीं। तो ये हमारे पास होना चाहिए। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको निकालना आता ही है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये माइनस का हम है क्योंकि उसने बोला अनलाइक है। तो एक कंप्रेसिव ले लिया, एक टेंसाइन ले लिया, तो उसको सोल्व करा, तो ये हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आया है निकल करके, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें बोल रहा है कि इफ़ अ पॉइंट इन स्ट्रेन्ड मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू इक्वल नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है, या तो आप उसको एन लिख दो नॉर्मल स्ट्रेस को, या सिग्मा एन लिख दो। उसने बोला कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस के इक्वल है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है शियर स्ट्रेस। तो हमको एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी बताना है, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या होता है। देखो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी समझते हैं, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी समझते हैं। तो मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। देखो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास, देखो चलो पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड द प्लेन ऑन अ प्लेन एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन। देखो किसी भी प्लेन पर जो लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेस है, अब मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, और इसके ऊपर कोई बॉडी हमारी रखी हुई थी, ये कोई बॉडी हमारी रखी हुई थी, कुछ भी बॉडी हो सकती है, इस बॉडी के ऊपर जो है ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस काम करेंगी, और इस तरीके से हमारी शियर स्ट्रेस काम करेंगी, करेंगी या नहीं। तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जब ये हमारी काम करेंगी, तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का जो रिजल्टेंट होता है वो हमने कितना लिया आर। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, इनके बीच जो एंगल बनता है, इनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। क्या बोलते हैं गाइज उसको, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी बोलते हैं। तो इस एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी को जब हम निकालेंगे, तो हमने टेन थीटा लिया, तो टेन थीटा इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, अगर आप हिंदी में समझो तो लंब कितना हो गया इसका, ये शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस ये हमने लिया टाउ, और इसका आधार कितना हो गया ये कितना लिया नॉर्मल स्ट्रेस, तो टाउ अपॉन एन। अब हमको मालूम है उसने बोला कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेस के इक्वल है, टेंजेंशियल स्ट्रेस के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दिया, कैंसिल हो गया, वन आ गया, वन में 1045 की वैल्यू होती, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45। तो सबसे पहले इसका जो एंगल हो गया वो कितना हो गया हमारा 45, बिल्कुल सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का बी आंसर हो गया। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है अगर ये कोई भी प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन है, कैसा है इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड सरफेस है हमारी, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे, इस इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई हमने बॉडी रखी और वो उस बॉडी ने नीचे स्लाइड करना शुरू कर दिया, अब वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, हो सकता है वो बॉडी 30 डिग्री के एंगल पे स्लाइड कर रही हो सकता है 45 डिग्री के एंगल पे स्लाइड कर रही हो सकता है वो 60 डिग्री के एंगल पे, तो जिस एंगल पे वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो वो जो एंगल होता है हमारा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ रिपोज हम बोलते हैं। क्लियर है, तो इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। मैंने आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इसमें हमसे बोला है इफ़ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ स्टेन बॉडी आर P1 एंड P2। जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं हमारी वो सिग्मा 1 की वैल्यू इन्होंने P1 दी हुई है और सिग्मा 2 की वैल्यू इन्होंने P2 दी हुई है। सही है, मान लो इसमें सिग्मा एक्स ये लग रहा था और सिग्मा वाई ये लग रहा था, ये हमारी अप्लाइड स्ट्रेसेस थी। देन द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू। तो हमको बताना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होंगी, टाउ मैक्स हमको बताना है। तो देखो और हमको बोला है रिजल्टेंट स्ट्रेस से बताना है,
तो देखो यार, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस का स्क्वायर और जो हमारी शियर स्ट्रेस होती है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस, इन दोनों का जो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आती हैं। तो देखो मैं आप लोगों को पहले फार्मूला बताता हूँ। अगर सपोज़ ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा ये सिग्मा एक्स है और ये क्या सिग्मा वाई है। अब एक पॉइंट से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास करते हैं, जो मैंने आपको वीडियो बताई है ना, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का मैंने एप्लीकेशन बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देखना। तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डायग्राम की हेल्प से, 3D डायग्राम की हेल्प से सब समझा रखा है कि अगर ये पॉइंट है हमारा और इससे हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर रहे हैं, तो एक प्लेन ऐसा होगा हमारा जिस पर हमको देखने को मिलेगा मैक्सिमम स्ट्रेसेस। तो इस पर जो हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं और हमारी नॉर्मल शियर स्ट्रेस निकालते हैं। नॉर्मल हमारी ये स्ट्रेस आ गई और एक ये नॉर्मल शियर स्ट्रेस आ गई, ठीक है। इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं और जब इनका हम रिजल्टेंट निकालते हैं सिग्मा आर, तो सिग्मा आर जब निकालते हैं तो वो आता है अंडर रूट में सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस के टाउ थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास आता है। अब यहाँ पे सिग्मा थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो हमको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू कोस टू थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के टो एक्स वाई साइन टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में शियर स्ट्रेस की वैल्यू की बात नहीं करी गई, तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा जीरो, क्योंकि कोई भी वहाँ पे अप्लाइड शियर स्ट्रेस है ही नहीं हमारी बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें शियर स्ट्रेस की, नॉर्मल शियर स्ट्रेस की, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू साइन टू थीटा प्लस के टो एक्स वाई कोस टू थीटा। तो यहाँ पे भी ये हमारा पोर्शन जीरो हो जाए क्योंकि कोई भी अप्लाइड शियर स्ट्रेस नहीं है। तो इतनी वैल्यू बच गई हमारी सिग्मा थीटा की और इतनी वैल्यू बच गई हमारी टाउ थीटा की, बच गई या नहीं। तो इन दोनों वैल्यू को सिग्मा थीटा की वैल्यू रख देंगे और टाउ थीटा की वैल्यू रख देंगे। और याद रखना कि जो हमारा इसमें सिग्मा एक्स है वो किसके इक्वल होगा, P1 के, और जो हमारा सिग्मा वाई है वो किसके इक्वल होगा, P2 के। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो जब इन सारी वैल्यूज़ को रख करके आप सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, जब इन सारी वैल्यू, ये नॉर्मल स्ट्रेस आ गई, ये नॉर्मल शियर स्ट्रेस आ गई, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अभी मैंने आप लोग को बताए थे और शियर वाला जीरो हो जाएगा। और हमको मालूम है कि जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। तो यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू हम रख देंगे, सिग्मा एन की वैल्यू रख देंगे और टाउ की वैल्यू रख देंगे। और हमको मालूम है कि जब हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी तो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलती है हमको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पे मिलती है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 इसमें रखोगे तो ये आप लोग का कितना हो गया, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये पूरा पोर्शन जीरो, यहाँ से सिर्फ इतना बचा है तो ये वैल्यू उठा करके रख दी। ऐसे यहाँ पे वैल्यू रखोगे 45, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा पोर्शन उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्टेंट जो आप लोग की स्ट्रेसेस आएंगी वो सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस के सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएंगी। और यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो दिया हुआ है हमको, वो क्या दिया हुआ है, यानी कि जिसको मैंने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बताया था आप लोगों को, वो दिया हुआ P1 P2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इसमें बोला गया द प्लेन ऑफ मैक्सिमम ओब्लिक्विटी इज इंक्लाइन टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन एट एन एंगल। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्लेन है ऑफ मैक्सिमम ओब्लिक्विटी, जो मैक्सिमम ओब्लिक्विटी का प्लेन होता है प्रिंसिपल प्लेन से, वो किस एंगल पर होता है हमारा, वो हमको बताना है इनमें से किस एंगल पर झुका हुआ होता है। जहाँ पर 5x जो है हमारे पास एंगल ऑफ मैक्सिमम ओब्लिक्विटी है, 5x जो है वो एंगल ऑफ मैक्सिमम ओब्लिक्विटी है। तो इस क्वेश्चन का देखो, अगर आप आंसर रटना चाहो तो आंसर रट लो बी, लेकिन अगर आप समझना चाहो तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, अगर मोर बेस्ड ऑन मोर और कोलम फेलियर एनवलप पे अगर हम बात करें तो मान लो ये हमारे पास कोई स्ट्रेस एलिमेंट था, इस पे हमारा सिग्मा 3 और सिग्मा 1 स्ट्रेसेस लग रही थी, सही है। ये हमको कोई फेलियर प्लेन मिला, हमको पता चला कि इस फेलियर प्लेन का एंगल जो है वो थीटा एफ है। कितना है, फेलियर प्लेन का एंगल जो है वो थीटा एफ है। और इस फेलियर प्लेन के नॉर्मल में हमको क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रेस भी देखने को मिल जाएगी। अब ये फेलियर प्लेन पे जो स्ट्रेसेस होंगी वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगी, तभी वहाँ पे हमको फेलियर देखने को मिल रहा है कि नहीं। और हमारी अप्लाइड स्ट्रेसेस है यहाँ पे सिग्मा 1, जो मैं सिग्मा एक्स लेता हूँ और सिग्मा वाई लेता हूँ, इन्होंने यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 ले रखा है। देखो तो वो क्वेश्चन में कुछ भी ले सकता है, वो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन में कुछ भी दे, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो इन्होंने ये सिग्मा एक्स कह दो और इसको क्या कह दो, सिग्मा वाई कह दो, ये इन्होंने दे रखा है। तो जब हम इसके लिए मोहर सर्किल बनाएंगे तो हमारे लिए कुछ मोहर सर्किल बन के आएगा इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का आएगा। अब मोहर सर्किल अगर मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है बड़े अच्छे से तो आपको पता होगा ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल प्लेन को,
है कि नहीं। और हमको ये भी मालूम है कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एलिमेंट होता है उसमें जो भी एंगल इसमें दिया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का एंगल देखो तो कितना 90, और इसमें ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 180। तो जो भी हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एलिमेंट में एंगल थीटा होता है वो हमारा मोहर सर्किल में कितना हो जाता है 2 थीटा हो जाता है, यानी कि हर एंगल क्या हो जाता है दुगना हो जाता है। तो जब हमने इसके लिए अपना मोहर सर्किल ड्रॉ करा तो ये हमारे पास वही नॉर्मल प्लेन मिल गया, ये वाला प्लेन जो था हमारा सेम ये प्लेन हमको, ये वाला प्लेन जो है हमको वो यहाँ पे देखने को मिल गया अपना, ठीक है। अब ये हमारे पास एंगल निकल करके आया फाई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी रेडियस होगी मोर सर्किल की वो हमको देगी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हैं वो, ठीक है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही हैं उनको देगी। और ये हमारा जो प्लेन आया है जो हमने इसके टेंजेंट ड्रॉ करा है, जो मोर सर्किल के टेंजेंट ड्रॉ करा है, और ये जो पॉइंट हमको देगा ये टेंजेंट वाला ये हमको देगा शियर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो शियर स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा आ रही है शियर स्ट्रेस से, शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है शियर स्ट्रेस से, तो इसका मतलब हमारा मटेरियल क्या होगा सेफ होगा। इस चीज़ को कौन बताता है, तो इसको बताता है थ्योरीज ऑफ फेलियर, इसको कौन बताता है थ्योरीज ऑफ फेलियर बताता है, ठीक है। अब हमको बताना है फेलियर प्लेन का एंगल, हमको तो थीटा एफ बताना है। अब देखो ये एंगल क्या हमारा फाई है, ध्यान से देखना, ये एंगल हमारा फाई है, ये एंगल हमारा 90 है, क्योंकि हम जब भी सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस से क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारा फाई है, ये हमारा 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 90 माइनस फाई, ये वाला एंगल 90 माइनस फाई बचा। अब देखो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180, पूरा एंगल कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा पूरा एंगल 180। तो यहाँ पे देखो 90 माइनस फाइव ये हो गया 2 थीटा एफ, ये हो गया 2 थीटा एफ, ये हो गया। अब ये सब किसके इक्वल होगा 180 के। तो जब यहाँ से आप थीटा प्लेन थीटा एफ निकालोगे ना तो थीटा एफ आप लोग का आ जाएगा 45 प्लस के 5/2, ठीक है, ये आप लोग का यहाँ से आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को इतना तो सोल्व करना आता ही होगा, इतना तो आप इसको सोल्व कर ही लेंगे। तो इसका मतलब फेलियर प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 प्लस के 5/2 डिग्री विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन होता है हमारा उससे कितना एंगल बनाता है, तो हमारा 45 प्लस के 5/2 का एंगल बनाता है। और यही तो हमसे पूछा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे इसको, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू रखो 180 और नीचे रखो 4 प्लस के 5/2, तो कट करोगे तो 45 आएगा। तो 45 प्लस के 5/2 हमारे पास आएगा, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो इसके आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट करना मत भूलना। और ये मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। और काफ़ी कम प्राइस पे ये अभी आप लोग का चल रहा है, केवल 399 रुपीज़ में, यानी कि बुक से भी कम प्राइस पे आपको कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कम में हो पाएगा और इतना बेहतरीन कंटेंट जब आप लोग को मिल रहा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।